मामा मैं जा रही हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरती ऊंची आवाज़ में बोली, अकल कब आएगी तुम्हें हाइफा? ना मैं पूछती हूँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतनी ढील क्यों दी है? कहीं से नहीं लगता कि तुम 22 सालों के हो। मामा बाकी वापसी के लिए बचा रखें, अभी मुझे निकलना है। वो कहती उनका गाल चूमते भाग गई। ओए बबलू के बच्चे, आपा मेरी बारी चल रही है, मैं एक भी गेंद आपको नहीं खेलने दूंगा। तुम हारी है इतनी, मत पकड़ाओ जल्दी से बल्ला मुझे, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। अभी तो उसकी डिग्री मुकम्मल हुई थी और सिकंदर साहब ने उसे दोस्त की मदद से जॉब दिलवा दी थी। आपा, वो बच्चा दुहाई देने लगा। क्या आपा, क्या आपा? हाँ, जब मैं वापसी पर केक लाऊंगी तो मुझे नदीदों की तरह देखा तो दीदे निकाल दूंगी तुम्हारे। अच्छा ले लो बारी। बबलू ने कप केक के लालच पर फौरन से बल्ला उसके आगे किया। चल फजलू करवा बाल। फजल ने बाल करवाई और उसने घुमाकर बल्ले को गेंद पर मारा तो गेंद हवा में उड़ती सामने वालों की खिड़की से जा टकराई। वो बल्ला वहीं फेंकती भागकर गली से फौरन निकल गई, जबकि बच्चे उसका मुंह देखते रह गए। और फिर गुलजार आंटी, जो कि भारी भरकम औरत थी, उसे सफाइयां देने लगे कि खिड़की का शीशा उन्होंने नहीं तोड़ा। हाइफा आपा को कभी बारी नहीं देंगे अब, बबलू ने मुंह बिसोरते कहा और घर चला गया। उफ, गुलजार आंटी ने तो बच्चों का बुरा हाल कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, वापसी पर एक एक बिस्किट दूंगी तो मान जाएंगे। वो अपनी लालच पर हंसी और आगे बढ़ गई। भाई माल रोड जाना है, रिक्शे वालों को रोकते उसने पूछा, क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। बैठ जाएं। बैठ क्यों जाएं? पहले पैसे तो बताएं, मुनासिब लगे तो बैठूंगी, ऐसे कैसे बैठ जाऊं? वो कड़े तेवरों से बोली। 500। रिक्शे वाले ने उस छटांग भर की लड़की को देखा जिसने शॉर्ट फ्रॉक के साथ पाजामा और ऊपर हिजाब किया था। गोरी दमकती साफ रंगत पर फूले गुलाबी गाल, डार्क ब्राउन आंखें, पुरकशिश नकूश और तीखा नाक। वो खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी दिखती थी, लेकिन मासूम सिर्फ दिखती थी तो सा नहीं थी तो वो सामने वाले को नाको चने चबवा देने वाली। 500 में कोयटा होकर आ जाऊं, करने वाली बातें किया करें आप लोग। उसे तो सुबह ही सुबह तापी चढ़ गई थी। रोज 250 देकर जाती हूँ, बताएं लेंगे तो? बाजी 300। रिक्शे वाला शरीफ ही था, इसलिए फौरन पैसे कम कर गया। 250 से तो 10 रुपए भी ऊपर नहीं दूंगी मैं। अच्छा बैठ जाओ बाजी। रिक्शा पहले सवारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उस लड़की को बिठा लिया जो बस देखने में ही मासूम लग रही थी। ऑफिस पहुंचते उसने सबको बारी बारी सलाम किया और जल्द ही उन सब में घुल मिल गई। कैसे हैं शफीक अंकल? उसने चैनल के डायरेक्टर से यूं दोस्ताना अंदाज में पूछा। सर बोला करो मुझे हाइफा, वो मसनूई गुस्से से बोले। अभी मुझे आदत नहीं हुई ना। वो सर नफ़ी में हिलाते रह गए। आज का काम क्या है मेरा अंकल? वो उनके ऑफिस में जाते बोली। आपने आर्टिकल लिखना है। किस पर? बहजाद शाह पर। ओह, वो जो डिज़ाइनर है और सियासत में जाने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल। पर सर पर तो बड़े पर सर वो तो बड़े कोई खड़ूस टाइप हैं। पिछली बार सदफ गई थी तो वो कितनी सीनियर है मुझसे। बहजाद शाह ने उन्हें भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मेरी बात हो गई है हाइफा, आप सवाल तैयार करें, लेकिन कोई भी उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल ना हो। वो उसे आखिरी बार तंबी करते बोले। ओके। वो सवाल तैयार करने लगी। जल्द ही ऑफिस में बात फैल गई कि हाइफा सिकंदर बहजाद शाह का इंटरव्यू लेने जा रही है। उफ, सर ने मुझे क्यों नहीं चुना? हाय, तुम्हें चांस मिलेगा बहजाद शाह को देखने का। क्या डैशिंग बंदा है वो, लेकिन बहुत अकड़ू है। ऐसी कई बातें सुबह से सुनते वो तंग आ गई थी। आखिर ऐसी भी क्या बला है या बहजाद शाह? वो बुड़बुड़ाई और फिर ऑफिस की गाड़ी में उसकी कंपनी के लिए निकल गई। वो कंपनी जहां उनके डिज़ाइन बनते थे। वो अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा वहां कोई गुम हो जाए जैसे। इतनी बड़ी और खूबसूरत इमारत। उसका ऑफिस भी बहुत बड़ा और शानदार था, क्योंकि वो बहुत बड़ा और मशहूर चैनल था। लेकिन इस जगह की बात ही कोई और थी। सब लड़कियां हील की टिक टिक से शोर मचाती यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो सब की सब मशरकी लिबास में थी। उसे लगा वो वहाँ अकेली है जो हिजाब में और मगरबी लिबास में मौजूद है। जी, किससे मिलना है आपको? रिसेप्शन पर मौजूद उस लड़की ने हाइफा को ऊपर से नीचे तक देखते अजीब निगाहों से इस्तफसार किया। वी न्यूज़ की तरफ से हूँ, सर शफीक ने भेजा है बहजाद शाह के इंटरव्यू के लिए। ओके, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाओ। वो कुछ चेक करते बोली तो हाइफा लिफ्ट की जानिब चल पड़ी। फिर चौथे फ्लोर पर सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ निकली। नीचे के फ्लोर पर जितना शोर था यहाँ उतनी ही खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई काम ही ना करता हो। बहजाद शाह का इंटरव्यू। इससे पहले कि वो वाहिद लड़की वहाँ मौजूद थी, उससे वही सवाल पूछती जो खुद ही वो बताने वाली थी। उस लड़की ने भी अपनी डायरी में चेक किया तो हाइफा निगाहें घुमा कर रह गई। कंपनी का मालिक ना हो गया, मुल्क का वजीर आजम हो गया भाई। वो कुड़ कर रह गई। जल्दी देखें,
मैं थक गई हूँ, प्लीज़। हाइफा ने हिजाब सेट करते कहा तो उस लड़की ने हैरत से उसके नखरे देखे अंदर चली जाए, लेकिन जब तक वो खुद कामिल ना कहे अंदर वाले कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोली तो हाइफा मुंह बनाते चली गई। जहाँ वो दाखिल हुई थी वो एक छोटा सा कमरा था जिसके साथ एक अदद कमरे का दरवाज़ा मुंसलिक था जो उस वक्त बंद था। यकीनन वहीं पर था वो शहंशाह। उफ, पता नहीं कितना इंतज़ार करना होगा। एमी अंकल ने मुझे भेज दिया, इससे अच्छा तो वज़ीर आज़म से मिल लेती, उसमें भी इतना टाइम ना लगता। तो तुम फाइल नहीं ले पाई? मैंने कोशिश ही तो नहीं करते महाफैज़, करके दिखाते हैं। अब जो तुम नहीं कर पाई तो सफ़ीर शाह यूं ही गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया करता। वो अपना हाथ बढ़ाता उसके आगे से बोतल पकड़ने लगा और वो कुछ समझती तेज़ी से दरवाजे से चिपक गई। बेवकूफ़ लड़की, क्या मुसीबत है। और तुमने सफ़ीर शाह को समझ क्या रखा है? तुम जैसियों को हाथ लगाने में सफ़ीर शाह को रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं, और ये दूसरी बार था कि वो उसकी यूं तजलील कर गया था, और अब की बार महाफैज से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी रूह, अपनी इज्जत नफ्स पर लगा ये तीर। मुझ जैसी से क्या मुराद है आपकी? कैसी लड़की हूँ मैं? आप खुद को समझते क्या हैं? बहुत पाकीज़ा और नेक? ये गलत फहमी है आपकी। आप एक शैतान सिफ्त इंसान हैं। और सफ़ीर शाह ने उसके हाथ पर हल्का सा सिगरेट रखा और फिर हटा दिया, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अगर ये हरकत behzad शाह को पता चलती तो न जाने वो सफ़ीर शाह को क्या सज़ा देता। माहा के मुंह से सिसकी बरामद हुई। उसने सफ़ीर शाह को बेयकीनी से देखा। अगर उसने उसे डराने के लिए ये किया था तो मुखालिफ जीत गया था कि माहा फैज़ खौफज़दा करने में उसको वो 100% कामयाब रहा था। अभी सिर्फ हल्का सा है। अगर मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानती नहीं हो। अगली बार इस तरह से ज़ुबान मत चलाना मेरे आगे। वो धाड़ा तो महा सहम दे। आज शाम अपनी दोस्त के घर जाने का कहकर तुम आओगी। आगे से मैं तुम्हें पिक करूँगा। क्यों? वैसे तो मैं जवाब देने का मुतामिल नहीं हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है कि आज हम निकाह कर रहे हैं। वो इतने आराम से बोला कि महा को लगा वो कोई आम बात कर रहा हो। उसे लगा किसी ने खोलता हुआ पानी उस पर गिरा दिया और उसके रोंगटे खड़े हुए। ये क्या बकवास! वो चीखना चाहती थी। आवाज़ आहिस्ता रखो। सफ़ीर शाह ने उसके एहतजाज को वहीं रोक दिया। अब जा सकती हो तुम, ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो रोने लगी थी बेबसी से। क्यों? किसी और से मोहब्बत करती हो क्या जो इतना चीख रही हो? मैं भाई को बता। मोस्ट वेलकम टू यू वाइफ टू बी। ऐसा करते तुम मेरा काम और भी आसान कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें खुद ही मार डालेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो भी, क्योंकि मैं अपने साथ तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज दूंगा। उसने कहते साथ ही गाड़ी में अपने लगे हुए छोटे से बिल्कुल ना नजर आने वाले कैमरे की तरफ इशारा किया। माहा का वजूद सख्ते की जद में था। क्या कोई यूं भी कर सकता है? क्या कोई इतना भी गिर सकता है? क्या कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितना सामने मौजूद शख्स था? क्या कोई किसी से इतनी भी नफरत कर सकता है? क्या चाहता था वो? उसे नफरत हुई, इतनी नफरत कि उसे लगा वो इस जज्बे को सिर्फ सामने मौजूद शख्स पर ही वक्फ कर देगी। बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर उसके आंसू छलक पड़े। तुम ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा ड्राइवर 10 मिनट की दूरी पर है। मुंह धो और जाओ यहाँ से। बोतल जो पहले उसने उठाई थी वो उसे थमाई। आई हेट यू मोर देन यू वाइफ टू बी, डोंट वरी। मुझे तुमसे ज़्यादा नफरत है। मेरी होने वाली बीवी, फिक्र मत करो। वो बिना उसकी बोतल थामे दुपट्टे से चेहरा साफ करती बाहर निकलने लगी। और अगली बार ये दुपट्टा पट्टी की सूरत में मुझे गले में नजर ना आए, सर पर नजर आना चाहिए। वो कहता सिगरेट सुलगाता आंखों पर चश्मा लगा गया। महाफैज ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। जो जोर उस शख्स पर नहीं चला था वो उसने दरवाजे पर निकाल दिया। फिर अपने ड्राइवर का इंतज़ार किया जो 3 मिनट बाद ही आ गया था। वो गायब दमागी से गाड़ी में बैठ गई तो सफ़ीर शाह ने भी गाड़ी ड्राइवर को आगे बढ़ाने का कहा। माहा ने सारा दिन यही सोचते गुजार दिया कि अब उसे बुखार हो गया था। काश मामा आप मेरे पास होती, उसने सिसकी भरते हुए सोचा। उसके पास बस उसका बाप और भाई थे, वो भी शायद नाम के, जिन्होंने दुनिया भर की सहूलियात तो उसे मुयस्सर की थी मगर और कुछ नहीं। वो किस अज़ियत में ज़िंदगी गुजारती आई थी उससे बेहतर उसका रब जानता था। उसे लगा पैसा सब नहीं है, लेकिन रिश्ते सब कुछ हैं जो उसके पास बिल्कुल नहीं थे। बाप मुल्क से बाहर था न जाने कितने महीनों से, और भाई घर में रहते सांस सुखाए रखता था। उस नौकरों की फौज के साथ वो क्या रह लेती। आखिर में जाए नमाज को अपनी जाय पनाह समझते वो पहरों रोती रहती, और वो तंग आ गई थी अब अकेलेपन से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो नाकाबिले फरामोश था। वो कौन था, क्या चाहता था, वो नहीं जानती थी, लेकिन निकाह का सुनते वो खौफजदा थी बहुत। किसको बताती जाकर? उसने तकिए में मुंह देते सिसकियों का गला घोटना चाहा। सफ़ीर, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। behzad शाह
बहजाद शाह उस वक्त ताइश के आलम में अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था जब से उसे सफ़ीर शाह की हरकत का पता चला। भाई मैं आपको बताए बगैर ये नहीं करना चाहता था, बताए बगैर या इजाज़त लिए बगैर? बहजाद शाह ने आईब्रा उचकाए उससे पूछा, क्योंकि सफ़ीर शाह हर काम की इजाज़त उससे लेता था। भाई मैं ये किसी सूरत भी करूँगा। तो ठीक है, बताने क्यों आए हो? वो भी निकाह के बाद बता देते मुझे। बहजाद शाह खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया तो सफ़ीर शाह तड़प उठा। वो दुनिया से लड़ सकता था लेकिन बहजाद शाह को नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास उसके सामने घुटनों के बल उसके हाथ थामते बैठ गया। उस शख्स तक हमें वही पहुंचा सकती है, तो इसलिए तुम मुझसे निकाह करोगे? बहजाद शाह को अब तक हजम नहीं हो रही थी उसकी बात। किसी ना किसी से तो शादी करते ही है ना, तो मैं उससे कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो निगाहें चुराता बोला। वो खुद भी जानता था कितनी बेकार बात कर रहा था वो। जहाँ तक मुझे याद है शादी जैसी खुराफात में तुम नहीं पढ़ना चाहते थे, तो फिर अचानक क्यों, और महाफैज़ ही क्यों? मैं आपको वजह बता चुका हूँ, और मैं भी बता चुका हूँ कि सिनफ़े नाजुक की कोई जगह नहीं बनती हमारे काम में, और ना हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिना निकाह के उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ तो मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन उसकी इजाज़त आप कभी ना देते, इसलिए सोचा कि मैं ये तुम निभा सकते हो उससे? भाई मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। उसे आवाज़ आई और साथ ही दरवाज़ा खुला तो वो जो कोनी मेज़ पर टिकाए उस पर चेहरा रखे एक एक चीज़ को गौर से देख रही थी सीधी हुई। दरवाज़ा पूरा नहीं खुला था ना, शायद वो बोलने वाला जानता था उसकी वहाँ मौजूदगी को। अदा जाफरी का क्या करना है? उसने जो इल्ज़ाम लगाया है उस पर आपने क्या सोचा है? न जाने आगे से क्या कहा गया, वो अंदर मौजूद शख्स की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। भाई वो न जाने किसके गुनाह को आपका बच्चा कह रही है। मुझे इजाज़त दें, मैं रातों रात उसको गायब। हाइफा का मुंह खुल गया। अमीरों की हकीकत। उसने सर झटका, लेकिन दिमाग ने कहा हाइफा जल्दी लिखो, लोगों को इन जैसे लोगों की हैसियत से वाकिफ़ होना चाहिए। आप उसे छोड़ दें, बेशक आप दुनिया के सामने उसे डेट कर रहे हैं, हमारा मकसद उसके बाप तक पहुंचना है। हाइफा ने जल्दी से नोट किया। उसे डर भी लगा, उन लोगों से करेहत भी आई साथ साथ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो मैं आपकी भी एक बात नहीं सुनूंगा। वो जो भी था दरवाज़ा खुलता बाहर निकला, लेकिन उस लड़की को देखता ठिठक कर रुका जो तेज़ी से कुछ नोटबुक। कौन हो? सफ़ीर शाह ने सर्द लहजे में पूछा था। बहजाद शाह से मिलना है।" वो भी संजीदा सी जवाब देने लगी। लिख क्या रही हो? सफ़ीर शाह ने उसकी डायरी को देखते कहा। बहुत अच्छा इंटीरियर है यहाँ का, बस इसी से मरगूब होकर तस्वीर में उतार रही थी यहाँ की खूबसूरती को। वो जल्दी से अपना स्केच आगे करते बोली जो उसने उसकी बातों से पहले बनाना शुरू किया था। एक बात जान लो, कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो जान से जाओगी। वो उसे ठंडे ठार लहजे में धमकाता वहां से निकल गया। हाइफा ने मुंह टेढ़ा करके उसकी नकल उतारी। इतने में दरवाज़ा खुला और वही लड़की तेज़ी से अंदर आई। तब तक वो शख्स जो बहजाद शाही था यकीनन वो भी तेज़ी से बाहर आया। जान से जाओगी, बड़े खुदा बनते फिरते हैं, मुंह तो देखें अपना छछूंदर। सर जाफरी साहब आए हैं, बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। वो बोला। सर आपका इंटरव्यू? बहजाद ने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था जो वहीं मौजूद थी। जो भी है वापस भेज दो, कल देखेंगे। वो बोलता बाहर निकल गया जबकि हाइफा तो मुंह खोले उसे देखती रह गई। सुन लिया, अब कल आइएगा। वो लड़की कहती बाहर निकल गई तो हाइफा का गुस्से से बुरा हाल हुआ। उसने बहजाद शाह की शक्ल नहीं देखी थी अब तक, क्योंकि वो तेज़ी से बाहर निकला था। सिर्फ सूट बूट में चमचमाते उस शख्स की पुश्ती देख पाई थी वो। उफ, अमीरों के चोंचले, ज़रा इनको जो शर्म आ जाए। हम गाड़ी का पेट्रोल और वक्त निकाल कर आए हैं इनसे मिलने, एसी में बैठे साहबजादों का इंटरव्यू लेने। वो जलती कुड़ती नीचे जाने के लिए लिफ्ट में देखे बिना के कोई और भी है दाखिल हुई। तभी उसका फ़ोन बजा। सदफ का फ़ोन था तो उसने फ़ौरन उठा लिया। वो शख्स जो उस लड़की को अंदर आने पर गुस्से से उसकी पुश्त को घूर रहा था उसे बात करते देख मुठियाँ भींच गया। क्या बताऊं सदफ आपी, कहाँ हुआ लाट साहब का इंटरव्यू? पूछे मत, उन लोगों को शर्म ही नहीं है। 2 घंटे इंतज़ार किया मैंने और एंड पर साहब बादशाह और शहनशाह कहते निकल गए कि कल बुला लेना। पेट्रोल जैसे कर इनका बाप डलवा कर देगा गाड़ी में आकर। कहने को ये डिग्रियां बाहर से लाए हैं और मैनर्स जो ज़रा बराबर हो इनमें। वो जलती कुड़ती बोलती चली जा रही थी। वो शख्स अपने बारे में उसकी गुलफशानियाँ सुनता सबसे लब भींच गया। माथे पर सिलवटों में इजाफा हुआ। उसका ये बदतमीज़ और अपने लिए गुस्ताख लहजा सुनकर वो कहाँ सुना करता था किसी की बात कभी। वो बाहर निकल गई तो वो तेज़ी से बाहर निकला। ये कौन है? उसने रिसेप्शन पर उसकी तरफ इशारा करते पूछा। सर शफीक ने भेजा था इसे इंटरव्यू के लिए, उसने बताया तो बहजाद लब भींचे बाहर गया जहाँ गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने गाड़ी में बैठते उस
लड़की को देखा जो धूप से बचने के लिए गालों पर हाथ रखती गुस्से से किसी की तलाश में थी, और फिर चैनल की गाड़ी को देखते वो बैठती चली गई तो वो सर झटक गया। सजा तो बहरहाल उस लड़की को मिलनी ही थी, कभी ना कभी। आखिर बहजाद शाह के बारे में बकवास करके गई थी, और वो भी उसके मुंह पर। वो काम करता घर चला गया। ये कंपनी तो बस सहारा थी, मकसद तो उसका कोई और था। आजकल वो सियासत के लोगों में उठने बैठने लगा था तो काम और बढ़ गया था उसका।